चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है एपी, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो श्रेणी समझ लो, श्रेणी क्या होती है। जब भी कोई चीज इस तरह से आए तो उनके बीच में डिफरेंस बराबर रहे, समझ रहे ना, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, चाहे वो एक जैसे रहे, तो वो हर नंबर या हर चीज वो काय में आएगी, समांतर श्रेणी में आएगी। जैसे कि अपन कुछ गेंदों को ले लेते हैं, एक गेंद है, फिर किसी के पास 2 गेंद है, फिर 3 गेंद है, उसके बाद तो यहाँ डिफरेंस देखा कि यहाँ भी एक बढ़ गया, यहाँ से यहाँ भी एक बढ़ा, यहाँ से आया भी एक बढ़ा, तो इन सब में जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का चल रहा है? 1 का चल रहा है। इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर, सर्व मतलब सभी का, अंतर, तो सर्वांतर अगर जिस श्रेणी में एक जैसा है वो श्रेणी कौन सी हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर किसी के पास 2 गेंद है, फिर 4 गेंद है, फिर 6 गेंद है, और देन उसी के बाद 8 गेंद है, क्या ये समांतर श्रेणी हो सकती है? क्यों? क्योंकि हाँ अपन डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच भी 2 का, इन दोनों के बीच भी 2 का, इन दोनों के बीच भी 2 का। तो समांतर श्रेणी चेक करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। जितने भी आपके पास टर्म दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस देखो, अगर वो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको अपन क्या कहते हैं? सर्वांतर, अगर वो सेम है तो वो श्रेणी आपकी कौन सी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है ना। मैं इंग्लिश वर्ड का यूज कम ही करूंगा इसमें, क्योंकि फिर क्या कंफ्यूजन हो जाता है तुम लोग। अब इस श्रेणी में ये तो आ गया समांतर श्रेणी, ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है। जैसे अगर मैं लिखूं कुछ संख्या लिख लेते हैं, जैसे 8 5 2 डैट डैश, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 2 5 8 11 और डैश करके, ठीक है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ 2 2 2 2। क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन बताओ। इनमें अपन ने डिफरेंस देखा 8 में 5, कितने का? 3 का डिफरेंस आ रहा माइनस के। यहाँ अपन ने डिफरेंस देखा, फिर 3 घटा दिए, और फिर अगर घटाएंगे तो वही 3, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है ना माइनस में, तो ये समांतर श्रेणी है। मैंने क्या कहा था? कॉमन डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए, जिनका सर्वांतर जो है वो कैसा आना चाहिए? एक जैसा। यहाँ पे देखें तो इसमें 3 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। इसमें देखें तो 0 जोड़ दी, 0 जोड़ दी, 0 जोड़ दी, तो ये भी समांतर श्रेणी है। तो इससे क्या पता चला कि समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, घटते क्रम में भी हो सकती है, और एक समान भी हो सकती है। तो एक समान में होती है वो एक समान समांतर श्रेणी कहलाती है। अब कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जिनमें तुम्हें केवल डैश 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 इस टाइप से मिल जाता है, और कुछ ऐसी होती है जिनमें डैश नहीं मिलता। आई बस में, तो जो डैश डैश रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब क्या है? बढ़ती जा रही है, कभी उनका काउंटिंग पता नहीं, तो इसको अपन बोलते हैं अपरिमित, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की कितनी संख्या ये हमको पता नहीं है। हमने ये गिना, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसके आगे और भी पद हो सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ डैश डैश करके आगे जा रहा है। आई बात समझ में? ऐसे इसमें देखो तो इसमें पदों की संख्या, टर्म्स काउंट करें 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 4, तो 4 ही पद हैं। जब 4 ही पद हैं तो फिक्स हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं परिमित, परिमित या सीमित, और इसको एक और नाम देते हैं अनंत, याद रखना, ठीक है। और ये होती है आपकी एक समान समांतर श्रेणी, ठीक है। एक समान सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है, दोनों। तो ये डेफिनेशन अगर आए आपको कि सीमित समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो या इन्हें गिना जा सके, वो श्रेणी कौन सी कहलाती है? परिमित समांतर श्रेणी या सीमित समांतर श्रेणी कहलाती है। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो, या अपरिमित हो, या अनंत हो,
ठीक है ना, जिनमें पदों की संख्या को अपन काउंट नहीं कर सकते, ऐसी संख्या, ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे, अपरिमित अनंत समानता श्रेणी। और जिसमें एक समान होंगे उसमें एक समान परिमित या एक समान अपरिमित समानता श्रेणी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ चीजें समझो, जैसे कि अपन ने ये पढ़ा, तो पहले नंबर पे पढ़ा है तो पहला पद, दूसरे नंबर पे है तो दूसरा पद, तीसरे नंबर पे है तो तीसरा पद, इस टाइप से क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो इसका एक, जैसे हर समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, ऐसी समांतर श्रेणी का भी क्या होगा, एक व्यापक रूप होगा। तो इसका व्यापक रूप जरा देखते हैं अपन। व्यापक रूप ये होता है ए प्लस वन, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डैश डैश, इस टाइप से ये चलता जाता है। अब ये d 2d a ये है क्या, इसको हम एक्चुअली आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका व्यापक रूप का फॉर्मूला। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज डी। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, तो ये जो ए एन लिखा है इसका मतलब है एनवा पद। ठीक है ना, एनवा पद मतलब कि एन नंबर पे कौन सा पद आ रहा है उसको दर्शाएगा। ये जो ए है ये आपको हमेशा दर्शाएगा कौन सा पद, प्रथम पद ना। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। ए एन मतलब क्या होता है, एनवा पद। एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, जितने भी आपके टर्म्स हैं उनके। और डी आपको मैंने बता ही दिया, सबसे पहले यही बताया था, सर्वांतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये चीजें आगे समझ में, तो ये फॉर्मूला आप अभी नोट डाउन कर लो अपनी बुक में, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, ऊपर ही लिख लो, वैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन क्या एक अलग जगह पे लिखा रहता है तो थोड़ा सा अपन को हाईलाइट होकर दिख जाती है वो चीज। तो एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर ही लिख लो। ठीक है, अब कुछ चीजें और समझो। तो जब भी हमको कोई टर्म निकालना होता है, जैसे यहाँ अपन निकालते हैं, मैंने कहा आपको पांचवा पद निकालिए, कौन सा, तो पांचवें पद का मतलब एन का मान मैं कितना रख दूंगा, 5 रख दूंगा। तो मैंने यहाँ एन का मान 5 रखा तो ये A5 हो जाएगा, यहाँ ए की जगह पे ए ही रहेगा। और यहाँ अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 और डी का डी। ऐसे ही अगर मैं 3 का निकालता हूँ तो a प्लस ये बन जाएगा, और 7 का निकालता हूँ तो a प्लस इस टाइप से बन जाएगा। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो कि ये वाला फर्स्ट जो होता है अपना वो होता है A1, सेकंड वाला जो होता है वो अपना A2, थर्ड वाला A3, फोर्थ वाला A4, इसी टाइप से ये बढ़ते चले जाते। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 कभी खत्म नहीं होती जहाँ तक अपने को निकालना होता है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि A1 काय के बराबर चल रहा है, A1 बराबर A, मतलब चाहे प्रथम पद कहो, चाहे केवल A कहो, चाहे केवल A1 कहो, बात एक ही है। जब आप A2 निकालना है तो A2 की वैल्यू यहाँ देखो A प्लस डी, तो D एक बार कम दिख रहा है आपको, है तो A2 लेकिन D आपको एक कम दिख रहा है। किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कोई व्यापक रूप बना जो इसी फॉर्मूले से बना, अलग से नहीं बना। ठीक है ना, तो A2 की वैल्यू आ गई A प्लस डी। ऐसे ही A3 की A प्लस 2D, A3 निकालना था तो D एक कम कर दिया। ऐसी A4 की निकाला तो A प्लस 3D, तो यहाँ पे भी D को अपन ने एक कम करके लिख दिया। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि देखो सवाल जब करते ना तो बहुत से, मैं बेवकूफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या होता है सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे जब ये सिलेबस चेंज भी हुआ था तब अपन ने तो यही पैटर्न किया था जो अपन करते हैं, लेकिन बहुत से टीचरों का क्या तरीका था, वो बार बार ये फॉर्मूला लगा देते हैं, बार बार ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसमें वैल्यू रखते हैं और फिर ऐसा बनाते हैं। तो इससे अच्छा है जब आपको पता चल चुका है कि हम जब भी किसी भी टर्म्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें डी एक कम होकर चल रहा होता है अपना, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर मुझे निकालना है कि A 50, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A तो A ही रहेगा और यहाँ डी कितना कर दूं मैं, 49। तो जब भी आपको कोई पद निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, डी के जो साथ में जो नंबर लिखा होगा वो उस वैल्यू से एक कम करके लिख दोगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A 20, तो आप क्या कर दोगे, A प्लस 19D,
बस यही समझाना चाहता था, आ गए समझ में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि अब अपन जब सवाल करेंगे तो आपका सवाल ज़्यादा लेंथ में नहीं जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, तो ज़्यादा लेंथी पोर्शन को करने की अपन को जरूरत नहीं है एग्जाम के हिसाब से भी। जो 3 ओटियाँ आनी है वो 3 ऑब्जेक्टिव के टाइप में। आप सबसे पहले इसका व्यापक फॉर्म समझ लें। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, नंबर्स ऑफ टर्म्स को एन से दर्शाते हैं, डी कॉमन डिफरेंस से सर्वांतर होता है, ए एन इसका एन पद होता है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। ए एन को एल भी कहती हैं, ए एन को क्या कहती हैं, एल भी कहती हैं। और जब आप 11 12 पढ़ोगे तो टी मी इस टाइप से उनको माना जाता है, ठीक है ना, टी टी एन ऐसे कर देती हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो वेरिएबल राशि होती है, अपन अपने हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गए समझ में। अब अपन कुछ और चीज बताना चाह रहा हूँ थोड़ी सी। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, बीच में समझाते जाएंगे अगर कोई टॉपिक दिमाग में आ जाता है तो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरिकल क्वेश्चन है और चेक करने के लिए बोला है कि आप बताइए कि ये जो टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर में 15 है, उसके बाद 8-8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगता है, तो ये जो चीज है वो क्या समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो जैसे आप फर्स्ट किलोमीटर चले तो आपका कितने रुपए लग गए, 15 रुपए। आप सेकेंड किलोमीटर में जब आप गए तो आपका 8 रुपए और लग गए, मतलब हर किलोमीटर का कितना लगेगा, 8 रुपए, तो आपका टोटल कितना हो गया, 23। फिर आप तीसरे किलोमीटर पे गए तब आपने देखा आपका 8 और जुड़ गया, ये पहले किलोमीटर का, ये दूसरे किलोमीटर का, ये तीसरे किलोमीटर का, टोटल कितना हो गया, 31। ऐसी करके श्रेणी बढ़ती जाएगी। अब हम रिजल्ट क्या देखते हैं, हमने यहाँ डिफरेंस अगर इनका निकाला तो डिफरेंस कितना आया, 8, यहाँ भी कितना आया 8, और आगे कितना निकलेगा 8। तो क्या ये तीनों बराबर नहीं दिख रहा है अपन को, जब डी की वैल्यू तीनों में एक जैसी दिख रही है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यही बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, और एग्जाम से रिलेटेड ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक है। समझाने का था। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। जैसे मान के चलो आपके पास अभी एक्स हवा है, एक्स हवा मान लो या 1 हवा मान लो, काउंट भी कर सकते हैं, एक्स कुछ भी मान लो। तो मैं अगर इसका 1/4 भाग निकाल दूं तो शेष भाग कितना बचेगा, 3/4। कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। आई बात आपको समझ में। अगर मैं इसका 1/4 भाग निकाल देता हूं तो इसका कितने भाग बचेगा, 3/4 बचेगा। अब शेष भाग अपने पास कितना है, 3/4, और फिर से एक बार पंप मार दिया, अब फिर से कितना निकल जाएगा, 1/4 भाग फिर से निकल जाएगा, क्योंकि हर बार कितना निकल रहा, 1/4, मतलब इस बार इसका कितना निकल जाएगा, 3/12। 3/12 भाग जो है इसका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हर बार 1/4 भाग करके निकलता जाएगा। तो आपके पास पहले में आएगा 3/4, दूसरे में 3/12, फिर तीसरे में कुछ और आएगा। फिर आप इनको इसी तरीके से घटा के निकलोगे, और तो अगर इनका डिफरेंस सेम निकलता है तो ये समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है और ऐसा ही इसका फोर्थ क्वेश्चन है। तो अगर आपको आ जाए तो कर लेना, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब जो जहां से अपने क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन करते हैं सोल्व करने वाले। सेकंड, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी आपको दिया हुआ है। मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको वीडियो भी लेंथ लंबी हो जाती है, और ज्यादा करवाने से फिर आपके दिमाग पर जोर नहीं देते, फिर वो आप रटन विद्या पर ध्यान देते हो ना, और अपन को रटना नहीं है, अपन को हर चीज को सीखना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या लिखा है कि हिंदी मीडियम दिया है, क्या दिया है कि ए की वैल्यू, ए मतलब क्या, अपना प्रथम पद बराबर 10 और सर्वांतर डी बराबर 10। आपको और कोई सा लगे तो और कोई सा ही बता दूंगा मैं साथ में, अभी ऐसे शॉर्ट में है ना, आप समझ लें, पहले ये समझ लो। तो प्रथम पद ये और सर्वांतर डी आपको दे दिया। अब क्या कह रहा है, प्रथम 4 पद निकालिए, यही कह रहा है ना। तो प्रथम 4 पद के लिए अपन जानते हैं प्रथम पद A1 यही होता है। A1 को तो अपन A बोलते हैं, और A की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो पहला पद तो निकल गया।
दूसरा पद को क्या लिखते हैं A2, और A2 को मैं लिखूंगा तो A प्लस 1D, बंडी नहीं 1D है ना, बंडी वंडी कर दो नहीं, यहाँ A प्लस, अब 1 का कोई सेंस नहीं निकलता देखा जाए तो। आप D की वैल्यू कितनी रखोगे 10, तो 10 एकम 10, 10 ही रहेगा, टोटल कितना बन गया। फिर ऐसे तीसरा पद निकालते हैं, इसका तीसरा पद A3, अब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, वेरी गुड। तो A की वैल्यू 10, 2 का 2, D की वैल्यू भी 10 ही है, और 10 दूनी 20, और 20 में 10 जोड़े तो टोटल 30। कोई दिक्कत है। चौथा पद, चौथा पद, ये फैन चालू कर दो, फैन चालू कर दो, आवाज चल रहा हो रही, आवाज आएगी तो फैन से कम थोड़ी आवाज तो कम हो जाएगी। चौथा पद क्या है A4, ठीक है। अब बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक दे सकते तो वो दे देते अपन, क्योंकि आवाज दे देंगे तो अब बाहर की गाली गलौज से क्या करें इनका यहाँ। चलो देखो, तो A4 जो है A प्लस 3D, A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है 10, टोटल कितना हो गया 10 30 और 10 40, कितना आ गया 40। आ गई बात समझ में। तो आपने 4 पद निकाले थे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे भी लिख सकते हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो अपन को ठीक लगे अतः करके लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ। आता है A1 बराबर 10, A2 बराबर 20, A3 बराबर 30 और A4 बराबर 40, ये हो गया आंसर। चलिए नोट कर लो, फिर अब करेंगे इसको। फोर्थ वाला है ना, फोर्थ और देख लेते हैं। प्रथम पद कितना दिया है -1, और सर्वांतर 1/2। पहला पद निकालेंगे तो ये तो -1 ही रहेगा। दूसरे पद के लिए देखेंगे तो -1 प्लस 1 इंटू 1/2 या 1, चलो 1 इंटू 1/2 कर देते हैं। तो इसको अगर अपन सॉल्व किया तो -1 प्लस 1/2, और सॉल्व किया -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ऐसे ही इस पे आएंगे, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर और आधा घटा देती हूँ। अच्छा, जुड़ रहा है या घट रहा है? हाँ, जुड़ रहा है, ठीक है। माइनस, चलो इसको देख लेते हैं। -1 प्लस 3 इंटू 1/2 सर्वांतर, तो -1 प्लस 3/2, और इसको सॉल्व किया तो -2 प्लस 3/2, टोटल आया 1/2, -1/2, सॉरी -1 -1/2 0 और +1/2, ये आपके 4 पद आ रहे हैं। कोई दिक्कत है? सरल है, बाकी के 4 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये तो होगा क्लियर। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो श्रेणी दी है इसमें अपन को, तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी या दी गई एपी, ठीक है। तो दी गई श्रेणी या दी गई एपी में आपको जो एपी दी गई है वो बोलना, नहीं बोल पाओगे तो मैं ही बोल देता हूँ, मुझसे यार संख्या नहीं बोलती। 3,1 -1 -3 इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, बोला कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद को तो अपन क्या लिखते हैं, प्रथम पद ए, और पहले नंबर पे जो है वो प्रथम पद होगा, तो कितना है पहले नंबर पे, पहले से इतने कर गई। और क्या निकालना है, सर्वांतर। तो देखो सर्वांतर जब भी निकाला जाता है, सर्वांतर डी, तो वो निकाला जाता है बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर। अनन्या यहाँ देखो, बाद वाले में से पहले वाले को घटाकर, तो बाद वाला यहाँ पे कौन सा टर्म है, ये, और पहला वाला कौन सा है, ये। इसको अपन A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 A4, ये मैंने बता दिया। तो बाद वाले में से पहले का मतलब है आप A2 में से A1 को घटा लो, या A3 में से A2 को घटा लो, या A4 में से A3 को घटा लो, तो आपका क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। ऐसा कभी मत कर देना, एक ज्यादा होशियार बच्चा मिल गया था, A4 में से A1 घटा दिया था, इधर से इधर घटा दिया। पास वाले दो टर्म है ना, या तो ये दो या ये दो या ये दो, ठीक है ना, ये वाला गलत है। तो
तो A2 माइनस A1 कर देते हैं, मतलब 1 में से किसको हटा देते हैं, तो लिख देते हैं A2 माइनस A1, मतलब कि 1 माइनस के 3, टोटल आया -2, सर्वांतर कितना आ गया, वो है आंसर। कोई दिक्कत है? चलो नोट डाउन कर लो, जल्दी रफ कर देता हूँ, फिर तीसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। ब्लर तो हो जाता है यार थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है 4th है? 4th। क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले चेक कर लीजिए कि ये एपी है, और अगर ये एपी है तो पहले इसका सर्वांतर निकाल लीजिए और फिर इसके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, इसका टेंशन मत लो, है ना। और इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर तीसरे में बताओ कोई डाउट है क्या, कर लोगे ना। प्रथम पद और सर्वांतर ही तो लिखना है, तो प्रथम पद जो पहला पद है तो वो तो प्रथम पद हो ही जाएगा, और जो सर्वांतर है वो बाद वाले में से पहले वाले को घटा के, जैसे इसमें देखो तीसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा देखो पहला, दूसरे में इसमें क्या दिया है, -5 और -1 और इधर कोई संख्या है, तो अपन -1 में से इसको घटाएंगे, तो ध्यान रखना घटाएंगे तो ये माइनस का वो अलग चीज है, A2 माइनस A1 करेंगे ना, तो यहाँ अपन को क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना जाएगा 5, तो ये टोटल बचेगा 4। तो सर्वांतर आपका कितना निकलेगा 4। आगे समझ, ऐसी अपॉन वाली संख्या अगर कोई सी, जैसे 1/3 और 5/3 है, और आगे भी कोई संख्या है, तो अपन को तो बाद वाली में से पहले वाली घटाना है, A2 माइनस A1 करना है, तो 5/3 माइनस 1/3 घटाएंगे, नीचे तो सेम डिनोमिनेटर आ गया तो 3 लिख लिया, ऊपर 5 - 1, टोटल कितना बचेगा 4/3। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो इजी है, कर सकते हो आप, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, प्रथम पद तो सेम रहता ही। अब 4th क्वेश्चन में देखते पहले चेक करना एपी है, और एपी है तो सर्वांतर बताइए, और सर्वांतर बताने के साथ साथ आप इसके अगले 3 पद भी याद कीजिए। जैसे पहला दिया 2, 4, 8, 16 दिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, तो दी गई संख्याएं क्या लिखेंगे, दी गई संख्याएं इस टाइप से लिख लेना है ना, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, डॉट डॉट है, सही बताओ, ठीक है डॉट डॉट है तो डॉट डॉट कर दे, यही क्रम चल रहा है, मतलब दोनों। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ a बराबर 2 ना, या A1 बराबर 2, और D की बात करें तो कितना है, अच्छा सबसे पहले सॉरी हमको सर्वांग वो चेक करना है कि ये AP है या नहीं, सॉरी मैं तुमको कुछ और कहना। तो देखो हमको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4 इस टाइप से चलता रहता है, और हमको चेक करना है क्या ये AP है। सबसे पहला काम है AP चेक हो जाएगी, बाकी प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो AP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, और क्या करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं, कितने टर्म्स है A1 A2 A3 A4 है, तो इन तीनों को इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और क्या करेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, और A2 माइनस A1 हो गया, तीनों लिख लिए अपन ने, घटाते A2 माइनस A1, 4 में से 2 कितना बचेगा, ठीक है, A3 माइनस A2 8 में से 4, A4 माइनस A3 16 में से, बताओ क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा ना, क्या ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, लिखेंगे चूंका, मतलब चूंका चूंकी जो भी करना, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, आपस में कुछ भी बराबर नहीं, अतः दी गई संख्याएं AP में नहीं है। आ गया क्या समझ में, चलो ये तो नोट कर लेना, अब अपन दूसरा देख लेते जो AP में निकल जाए तो उसको करते हैं। चाहे पहले एक काम करो, उसको नोट कर लो जल्दी, फटाफट कर लो, तो क्योंकि बहुत कम पड़ जाता है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, एक AP वाला और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करवा लेना, क्योंकि लास्ट है खत्म होने वाली इसके बाद वैसे। तो एक अपन कर लेते हैं सेकेंड AP में, हो सकती है सेकेंड AP में, चलो करके देखेंगे तब पता चलेगा वो तो कौन है।
चलो सेकंड करके देख लेते हैं। 252,372 चलो होगा तो अच्छी बात नहीं, बहुत कोई दिक्कत नहीं। दी गई संख्या क्या क्या दी जरा बोलना। 2 5/2 कॉमा 3 7/2 निकालते हैं। A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1/, यही हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यस, इसके अपॉन में 1 मान ली, चलिए तो स्टेप और बढ़ा। तो ये एलसीएम लिया 2, तो 5 माइनस 2 2 4, तो टोटल हो गया 1/। अब A3 माइनस A2 कर देते हैं, 3 माइनस के 5/, तो इसको सॉल्व किया अपन में 1 मान के, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2, टोटल कितना बचेगा 1/2। अरे एपी में निकल रही क्या बात है, जोरी वाली पढ़ा के तेरी तो सुनार बन जा तू। 7/2 माइनस के 3, तो एलसीएम लिया 7 माइनस 2 3 6/2 मतलब 1/2। तो क्या दिख रहा है भाई, बराबर, मतलब एपी में लिखेंगे बड़ा वाला चूंकला आगे। A2 माइनस A1 बराबर हो गया A3 माइनस A2 बराबर हो गया A4 माइनस A3। तो चूंकि ये बराबर हो गया इसलिए दी गई संख्या कैसी हैं, हाँ दी गई संख्याएं एपी में है। और भाई अब एपी में है तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से मानना पड़ेगी। तो क्या पूछा, तो अगर एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और अगले दिन कर लीजिए। अब सर्वांतर देखते हैं, तो सर्वांतर डी, तो भाई जो निकाला है इतनी देर से ये क्या निकाला है, तो सर्वांतर आपका कितना आ गया 1/। और अगर मैं प्रथम पद की बात करूं तो इसमें प्रथम पद दिख रहा है क्या आपको, पहले नंबर पर जो है वो प्रथम पद कितना है, अगले 3 पद निकालनी। तो भाई अपने पास पहले कितने पद हैं पहले उनको देखते हैं। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, मतलब कौन कौन से निकालने, A5 A6 A7। तो A5 बराबर A प्लस AP के अगले 3 पद, A5 बराबर A प्लस 4D, A6 बराबर A प्लस 5D और A7 बराबर A प्लस 6D। वैल्यू रख देते हैं। A का मान 2 4 इंटू डी का मान 1/2, A का मान 2 5 इंटू डी का मान 1/2, A का मान 2 6 इंटू डी का मान 1/2। चलो सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट ही। सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, और यहाँ तो कट ही नहीं रहा, तो 5/2 और एलसीएम लिया तो 2 4 4 5 9 9/2। ठीक है, सॉल्व करना तो आता है ना छोटे बच्चे तो नहीं। यहाँ कट रहा है 2 3 6 और 2 और 3 टोटल कितने हुआ है 5। अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रमशः कौन कौन से निकल गए, 4 9/2 और 5। देखो सवाल को हमेशा ना अरेंज करना भी जानना जरूरी, ये नहीं कि हमको सवाल आ गया तो अंड संड कर दो। आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है, टीचर को तो एक से एक सवाल आते भी, पढ़ाना भी अच्छा था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अरेंज करने में दिक्कत कर देते, कहीं चूंकि नहीं लगाना, कहीं कुछ नहीं करना। ये सिंसियरिटी दर्शाता है कि आप सवाल को किस हिसाब से लेते हो। भाई करने वाला बच्चा तो कहीं पे कुछ भी कर देता है, ठीक है ना, करने वाला बच्चा तो कहीं पे कुछ कर देता है, टीचर भी कर देते हैं ना, चूंकि लगाना है लगाना, कुछ लगाना, सीधा सीधा उतारते चले जाते हैं, कर देते हैं ना। श्याम वाले बैच में ऐसे आते हैं बहुत सारे नमूने, इनको होता है सर हमारे सर ने ऐसा करा दिया वैसे करा दिया, तो अपन क्या करें भाई, अब स्कूल में जाके अपन थोड़ी ना मांगते हैं। ये उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए एक बार टीचरों से कि ऐसी ऐसी स्थिति है। आजकल तो 10वीं में ऐसे ऐसे चिरकुट लोग पढ़ा रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं, उनको आता जाता कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। उदाहरण है, तुम जानते हो है ना। तो कौन सी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, फिनिश्ड 5 पॉइंट।
अब अपन देखेंगे 5.2। ठीक है, मोटी मोटी सब बता दें आपको, जो भी बनता है, बाकी अब अगले उसमें देखेंगे।